हम पढ़ रहे थे अच संधि प्रकरण, और अच संधि प्रकरण में प्रगणीय संज्ञा, निपात संज्ञा आदि के विषय में हम अध्ययन कर रहे थे। आज सूत्र है ओत। तो ओत सूत्र क्या कहता है? जैसा विखंडन करने से हमें प्राप्त होगा कि ओत से तात्पर्य है ओकार, ओकार से तात्पर्य है ओ वर्ण। तो ओकारांत निपात की प्रगृह्य संज्ञा होती है। ओकारांत निपात की प्रगृह्य संज्ञा होती है, लेकिन कब? तो कहने का तात्पर्य है कि ओ की संज्ञा, ओ की क्या होती है? निपात की प्रगृह्य संज्ञा होती है। तो ओ की मात्रा जिस निपात के अंत में होती है उसे कहते हैं हम क्या? ओकारांत। ओ की मात्रा जिस निपात के अंत में होती है उसे कहते हैं ओकारांत। तो ऐसे ओकारांत निपात की प्रगृह्य संज्ञा हो जाती है, अर्थात वहाँ कोई भी संधि आदि कार्य नहीं होता है। प्लुत प्रगृह्य अचि नित्यम सूत्र से क्या हो जाएगा? वहाँ प्रकृति भाव, अर्थात जैसा है वैसा ही रहेगा। जैसे अहो, अथो, जैसे अहो, अथो, अहो, अथो, नो आदि शब्द, इनके अंत में क्या है? ओ, ओ, ओ। तो ओकारांत की मात्रा जिस निपात के अंत में होती है उसकी भी प्रगृह्य संज्ञा हो जाती है, अर्थात वहाँ क्या होता है? संधि निषेध होता है, कोई भी संधि आदि कार्य नहीं होता है। जैसे अहो ईसा, तो अहो ईसा, अहो में क्या है? अंत में ओकार है, इसलिए यहाँ क्या होगा? संधि निषेध होगा। अगला सूत्र है संबुद्धौ साकल्यस्येता वनारसे। संबुद्धौ साकल्यस्येता वनारसे, अर्थात अवैदिक, अवैदिक से तात्पर्य होता है नवैदिक इति अवैदिक, न वैदिक, अवैदिक। आ से तात्पर्य है न, और वेद से तात्पर्य है, वैदिक से तात्पर्य है वेद में। तो जो वेद में नहीं पाया जाता है, अर्थात वेद में नहीं पाया जाने वाला, इति शब्द परे विद्यमान होने पर, इति शब्द परे विद्यमान होने पर पूर्व में विद्यमान संबोधन के निमित्त से आए ओकार की विकल्प से प्रगृह्य संज्ञा हो जाती है, अर्थात वहां भी प्लुत प्रगृह्य अचि नित्यम सूत्र से क्या होगा? प्रगृह्य संज्ञा होकर संधि निषेध होगा, प्रकृति भाव होगा। कब? जैसे मैं लिखूं विष्णु इति, विष्णु इति, तो इस प्रकार से। तो वेद में नहीं पाए जाने वाला इति शब्द यदि शब्द के बाद में विद्यमान है, तब पूर्व में विद्यमान संबोधन के निमित्त, जब संबोधन के निमित्त कोई शब्द आएगा तब क्या होगा? उस ओकार को विकल्प से प्रगृह्य संज्ञा हो जाती है, अर्थात यहाँ भी कोई संधि आदि कार्य नहीं होता है। अगला सूत्र है मय वो वा, मय वो वा, अथवा, वा से तात्पर्य है अथवा, विकल्प से कहने का तात्पर्य है मय, मय प्रत्याहार है। मय क्या है? प्रत्याहार है। तो सूत्र कहता है कि मय ओ से तात्पर्य है उ वर्ण, ठीक है। अर्थात मय प्रत्याहार से परे ऊ निपात के स्थान पर, यानी ऊ जिसकी निपात संज्ञा हो गई हो उसके स्थान पर विकल्प से व आदेश होता है। ऊ के स्थान पर क्या होता है? व आदेश होता है, ठीक है। लेकिन कब होगा? जब उससे भी परे अच विद्यमान हो। क्या हो? उससे भी परे अच विद्यमान हो। कहने का मतलब है कि पूर्व में मय प्रत्याहार का कोई वर्ण हो, उसके बाद उ वर्ण हो, और उसके भी बाद मय प्रत्याहार उ वर्ण
और उसके भी बाद कोई अच है अर्थात स्वर वर्ण है, तब क्या हो जाता है, विकल्प से उ के स्थान पर वकार आदेश हो जाता है। उ के स्थान पर क्या होता है, विकल्प से व आदेश होता है। लेकिन कब होता है, जब पूर्व में मय प्रत्याहार का कोई वर्ण है, उसके पश्चात उ वर्ण है और उसके पश्चात अच वर्ण है, तब उ के स्थान पर क्या होता है, विकल्प से वकार आदेश होता है। अगला सूत्र है इको असवर्णे साकल्यस्य ह्रस्वस्य। इको असवर्णे साकल्यस्य ह्रस्वस्य। तो सूत्र का विखंडन करने से हमें प्राप्त होता है कि एक वर्ण, कौन सा वर्ण, एक वर्ण असवर्ण होने पर, ठीक है, साकल्य यानी कि साकल्य मुनि के अनुसार ह्रस्वस्य यानी ह्रस्व आदेश होता है। तो कहने का तात्पर्य है कि असवर्ण अच परे विद्यमान होने पर पदांत एक प्रत्याहार विकल्प से ह्रस्व हो जाता है। कहने का तात्पर्य है जब पूर्व में पद के अंत में दीर्घ ई हो यानी एक वर्ण, ठीक है, उसके बाद कोई असवर्ण अच वर्ण हो, असवर्ण क्या हो, अच वर्ण यानी कि ई के समान वर्ण नहीं हो, असवर्ण हो, ठीक है, तब विकल्प से एक के दीर्घ के स्थान पर अर्थात इस दीर्घ ईकार के स्थान पर ह्रस्व ईकार आदेश हो जाता है। क्या हो जाता है, ह्रस्व ईकार आदेश हो जाता है। जैसे मैं लिखूं चक्री अथ, चक्र ई अथ, इस स्थिति में चक्र, देखो पहले क्या है हमारे पास, एक प्रत्याहार का दीर्घ ई है और उसके बाद क्या है, अच वर्ण है और असमान भी है, इसलिए इस अच के होने के कारण इस दीर्घ ई के स्थान पर ह्रस्व ईकार आदेश हो जाएगा और सूत्र लिखा जाएगा इको असवर्ण से साकल्य से ह्रस्वस्य। सूत्र से दीर्घ ईकार के स्थान पर ह्रस्व ईकार आदेश हो जाता है, ठीक है। अगला सूत्र है अचोराभ्याम द्वय। अचोराभ्याम द्वय सूत्र से तात्पर्य है कि यदि पूर्व में अच हो अर्थात पूर्व में अच वर्ण हो, ठीक है, उसके बाद रकार या हकार में से कोई एक हो, या तो र वर्ण हो या ह वर्ण हो, ठीक है, उसके भी बाद यर प्रत्याहार का कोई वर्ण हो अर्थात यर प्रत्याहार में आने वालों में से कोई भी एक वर्ण हो, तब विकल्प से द्वित्व हो जाता है। क्या हो जाता है, विकल्प से द्वित्व हो जाता है। जैसे गौर ये औ, ठीक है, हमारे पास एक शब्द होगा गौर्य, क्या होगा, गौर्य, गौर्य होगा, संधि विच्छेद होगा गौरी प्लस औ, गौरी प्लस औ। तब हमारे पास एक समय स्थिति आएगी इस प्रकार की, गौर या औ। इस स्थिति में क्या होगा कि देखो हम देखते हैं कि सबसे पहले हमारे पास अच, अच वर्ण क्या है, औ है, ठीक है, उसके बाद रा या हा में से एक अर्थात यकार क्या है, रा है, उसके भी बाद यर प्रत्याहार का या विद्यमान है अर्थात पहले क्या है हमारे पास अच वर्ण औ है, उसके बाद रा है, उसके बाद यर प्रत्याहार का यकार है, ठीक है, तब क्या होता है, तब इस यर वर्ण के स्थान पर विकल्प से द्वित्व हो जाता है अर्थात इस यकार को क्या हो जाएगा, द्वित्व हो जाएगा। द्वित्व होने से तात्पर्य है यकार के स्थान पर दो यकार वर्ण हो जाएंगे, गौर य औ। सूत्र लिखा जाएगा अचोरहाभ्याम द्वे सूत्र से यर
यकार के स्थान पर द्वित्व हो जाता है। अगला सूत्र है न समासे। न समासे सूत्र क्या कहता है कि समास की विवक्षा में, किसकी विवक्षा में? समास। असवर्ण अच परे विद्यमान होने पर पद के अंतिम एक के स्थान पर ह्रस्व नहीं होता है, अर्थात यह ह्रस्व आदेश नहीं करता है। ठीक है। अगला और अंतिम सूत्र है अच संधि प्रकरणम का ऋत्यक। ऋत्यक सूत्र क्या कहता है कि ऋत अर्थात रिवर्ण, ऋत से तात्पर्य है रिवर्ण। रिवर्ण परे विद्यमान होने पर पदांत अक के स्थान पर विकल्प से ह्रस्व हो जाता है, अर्थात पूर्व में क्या है? रिवर्ण विद्यमान है। क्या विद्यमान है? रिवर्ण परे विद्यमान होने पर पदांत अक, अर्थात पूर्व में क्या है हमारे पास? पदांत अक वर्ण, और उसके बाद क्या है? रिवर्ण। तब पदांत अक के दीर्घ को क्या हो जाता है? ह्रस्व आदेश हो जाता है ऋत्यकः सूत्र से। जैसे ब्रह्म ऋषि, ब्रह्मा प्लस ऋषि, तो ब्रह्म अ ऋषि, ऐसी स्थिति जब हमारे पास उत्पन्न होगी तब हमें इस दीर्घ आ के स्थान पर क्या करना है? ह्रस्व आकार। और ह्रस्व आकार के लिए सूत्र लगाया जाएगा ऋत्यकः। तो हम लिखेंगे ऋत्यक है सूत्र से दीर्घ आकार के स्थान पर या दीर्घ आ के स्थान पर ह्रस्व आकार हो जाता है। और इस प्रकार से अच संधि प्रकरणम की समाप्ति हुई। आगे से पढ़ेंगे हम हल संधि प्रकरणम। हल संधि प्रकरण अगले अध्याय में प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद।